हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विद माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में देखा था, सब लोग पार्टी कर रहे थे, सब लोग क्लब में थे, पर कुछ चार इंसान ने कुंसु को किडनैप कर दिया था। वहाँ से दो लेकर गए थे और दूसरी ओर विंग का भी कुछ अता पता नहीं था। सब लोग वहाँ पर ऐसे ढूंढ रहे थे। उन्हें ये भी पता चल चुका है कि सॉन्गलन कोई मामूली नहीं है, उसके पास गन है और उनके मन में बहुत ज़्यादा सवाल भी है सॉन्गलन को लेकर। पर अब उन्हें उससे ज़्यादा अब विंग को ढूंढना है, इसलिए वो सब लोग ढूंढ रहे होते हैं। फाइनली उन्हें लोकेशन भी मिल जाता है कि विंग कहाँ पर है। जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं, उनका आँख तो खुला रह गया है। अब आगे जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खुलता है, उनका जो आंखों के सामने जो नज़ारा है, सब लोग ना एकदम हक्का बक्का होकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें अब आगे क्या करना है उन्हें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आगे दो इंसान विंग को पकड़े हुए हैं और विंग के सर से खून बह रहा है, उसके हाथों से, उसके मुंह से खून बह रहा है। और दूसरी ओर बेड पर क्या बोलते हैं क्विंसू पड़ी हुई है और उसके उसके न उसके बॉडी पर विंग का कपड़ा है, विंग का कोट है, उससे ढका हुआ है। और क्विंसू के फेस पर भी एकदम लाल लाल, एकदम उन पांचों उंगलियों का निशान है, क्योंकि उसके फेस पर भी बहुत ज़्यादा चाटा मारा गया है। उसे घसीटते लेकर आया गया है, इसलिए उसका बाल भी पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और उसके मुंह से भी कहीं ना कहीं खून बह ही जा रहा था। ये सब देख रहे हैं और एक इंसान चाकू को लेते हुए विंग की ओर आ रहा है और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तभी ना अब थोड़ी समय का सीन बताया जाता है, जब विंग ना उस स्टोन को उठाते हुए जाता है और जैसे तैसे कर कर ना फाइनली वो चला जाता है। वो देखता है कि सामने से एक कमरा है और उसे एकदम पता नहीं क्यों उसका दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो वो उस दरवाजा को पीटने लगता है, बहुत ज़्यादा पीटता है। कुछ देर के बाद उस दरवाजा एक इंसान खुलता है, बोलता है आपको क्या चाहिए, आप क्यों यहाँ पर आए, ऐसा बोलता है। तो विंग ना कुछ नहीं बोलता, एकदम जोरदार किक मारकर अंदर अंदर जाकर देखता है कि एक इंसान क्विंसू से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और विंग यानी कि क्विंसू उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है, वो चीख रही है। जब वो उसकी नज़र विंग से पड़ती है ना, वो रोती है, विंग मुझे बचाओ, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, देखो मुझे बचाओ, ऐसा बोलती है। तो विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो सामने जो इंसान था उसके फेस पर एकदम एक मुक्का मारता है और वो उसके साथ तुरंत फाइट करने लग जाता है। और एक पर उसी साइड पर ना कैमरा भी रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि वो लोग तो क्विंसी को पूरी तरीके से बर्बाद करने की इरादे से यहाँ पर आए थे ना, तो वहाँ पर रिकॉर्ड भी हो रहा था। और वे बारी बारी करके ना तीनों इंसान से लड़ रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट भी पहुँचाता है। तब उसमें एक इंसान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसके पास ही जो वास पड़ा हुआ था, एक भारी वास उठाकर विंग के सर पर मार देता है। इससे ना विंग को एकदम बहुत गहरी चोट भी लग जाती है। तो विंग अपने सर को पकड़े हुए बैठ जाता है। तो तुरंत वो दो इंसान क्या करते हैं, बारी बारी में विंग के फेस पर एक मुक्का मारते हैं, इससे उसके मुंह से खून बहता है। उसकी हाथ को भी अपनी लात से ना, अपने पैर से वो लोग उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारते हैं और विंग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाता है। तो एक इंसान बोलता है, हाँ, हम इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरी तरीके से बर्बाद करते ही रहेंगे। इसके बीच में कोई भी आया ना, उसे भी मरना पड़ेगा। और प्रिटी बॉय, तुम यहाँ पर आकर गलती कर चुकी हो और हमें गलती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपनी गलती को भी पूरी सफाई से करते हैं, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। ऐसा बोलकर ना दो लड़के एकदम उसे पकड़ लेते हैं और एक इंसान चाकू को लेते हुए आ रहा था और एक इंसान को बहुत ज़्यादा चोट लग गई ना, इसलिए वो नीचे पड़ा हुआ था। और वो इंसान जैसे ही चाकू को लेकर आता है, उधर वो देखते हैं कि सामने दरवाज़ा खुल गया है। अब आगे
सब लोग को पता ही नहीं चलता कि अब क्या होगा। जैसे ही वो लड़का विंग को चाकू मारने वाला होता ना, बीच में क्विंसो आ जाती है और वो चाकू सीधा क्विंसो के पेट पर लग जाती है और वो इंसान एकदम घबरा जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता उसे क्या हो रहा है। तभी उसे एकदम चीख की आवाज़ आती है, नहीं कर कर एकदम एक बड़ी चीख की आवाज़ आती है। और देखते हैं कि दरवाजे पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो तो सॉन्गमैन बोलता है इन सबको पकड़ो और हमें हमारी हट्टे पर लेके जाओ इन्हें, ऐसा बोल देते हैं। और विंग ना अपने सामने देखता है कि क्विंसो पूरी तरीके से खून पर है, तो वो उसे अपने गोद पर लेता है। तुमने ये क्यों किया? तो क्विंसो बोलती है, अगर तुम्हें वो लोग मार देते ना, वो मेरे साथ पूरी बुरा बर्ताव करते, मुझे कुछ होता, मुझे कुछ होता, इससे मुझे कोई परवाह नहीं। तुम सेफ हो ना, मुझे यही चाहिए। अगर तुम्हें कुछ कर कर मेरे साथ कुछ उन लोगों ने गलत कर दिया तो मैं वैसे भी जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी भी। और तुम हमेशा की तरह आज भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट कर दिया, ऐसा ना एक स्माइल करती है और उसकी बागों में ही ऐसे ना अपनी आँख को बंद कर लेती है। और जिन जिसवा ना रोते हुए आता है और बोलता है, क्विंसो क्विंसो तुम यहाँ पर कैसे, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। और विंग से पूछते, विंग बताओ विंग, यहाँ पर क्या हुआ है, तुम कुछ बताओ ना, ऐसा बोलते हैं। पर विंग को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी ना अपने सर पर, इसलिए वो भी तुरंत वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी सिचन कमरे में चारों ओर देखता है, उसे वो एक हिडन कैमरा नजर आती है, तो वो उसे ले लेता है। और वो बोलते हैं यहाँ पर हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द इन दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। और बोलते हैं, चेंग तुरंत हमने हमारी फैमिली मेम्बर्स को बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसा बताते हैं। तो चेंग मैडम यू को पहले कॉल कर कर सब कुछ बता देता है और मैडम यू सबको बताती है कि यहाँ पर वहाँ पर क्या हुआ है। तो सब लोग दौड़े दौड़े ना हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो देखते हैं कि क्विंसो एक सीरियस वार्ड पर है और उसका ऑपरेट मेंग्याओ कर रहा है। और दूसरी ओर विंग था, उसके सर पर हेडबैंड बांधा हुआ था। तो सब लोग ना सिर्फ बाहर खड़े होकर देख रहे थे। सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत परेशान थे और मास्टर जिन तो रोने लगे। उसकी बेटी के साथ आज ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है। उनकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो गया जैसा उनके साथ एक बार हुआ था। उसी की वजह से आज एक लड़की उन्हीं की वजह से आज एक लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी और उनका बेटा, और अब उनका बेटा ही ना रहा, यही सोचे जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा आंसू उनकी आंखों से निकल ही जा रहा था। तो मास्टर चिंगम नते, सन खुद को संभालो, कुछ नहीं हुआ, देखो सब कुछ ठीक है, देखो देखो ना क्विंसो ठीक है, वो अभी नॉर्मल हो जाएगी। तब ना वो आईसीयू वार्ड का गेट खुलता है, सामने से मेंग्याओ आता है। तो मेंग्याओ बोलता है, ग्रैंडपा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खतरे से काली है और ना हमें कुछ उसका ना ब्लड सही, जो उसका ब्लड ना बहुत बह चुका है, इसलिए हमें थोड़ा उसका ब्लड ग्रुप में ब्लड अरेंज करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो मास्टर जिन बोलते हैं, मेरा ब्लड उसका जैसा एक ही है ना, तो मेरा ब्लड ले लो। तो मेंग्याओ बोलता है, नहीं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू है, इसके कारण हम आपका ब्लड नहीं ले सकते, ऐसा बताते हैं। तो जिन जिशन बोलते हैं, तो मेरा और मिया का तो टेस्ट कर लो, उसके बाद हम देखेंगे, ऐसा बताते हैं। तो दोनों ना मिया और जिन जिशन दोनों जाते हैं कि अपने ब्लड को चेक करने के लिए, क्या उनका क्या मैच होगा, ऐसा ऐसा बोलकर ना वो दोनों चेक करने लग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मिया का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, पर जिन जिशवन का ब्लड ग्रुप सेम है। तो जिन जिशवन को ब्लड देने के लिए ले जाया जाता है। पर ना वहाँ पर मिया बहुत ही परेशान होकर खड़ी रहती है। क्या हुआ कि उसका ब्लड क्यों उसकी मदर की जैसा भी नहीं है, मैच नहीं हो रहा, उसकी फादर के साथ भी मैच नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सोचती है। फिर भी सोचती है कि चलो कोई नई बात है,
कुछ बात नहीं है, ऐसा बोलकर वो वापस से अपने फादर के पास आती है और उसके फादर को कंसोल करने लग जाती है। तभी ना मास्टर जी बहुत रोते हैं और मिंगिया को देखते बोलते हैं, देखा इसके साथ भी जो मेरे साथ हुआ वही हो चुका, मेरी वजह से उस दिन तुम्हारी मदर का जो हालत हो गया है, अब देखो मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो गया। हमने ऐसा क्या गलती किया है कि हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, ऐसा बोलते हैं। तो मिंगिया उसके साथ बैठता है और बोलता है, हाँ आपके साथ जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं, और मेरी मदर के साथ भी जो हुआ उसमें भी आपकी गलती नहीं। जो हालात ऐसे थे, ऐसा सर्कमस्टेंस की वजह से ये सब कुछ गलत हो गया, और मेरी माँ कभी भी आपको उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं मानती, क्योंकि आप उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जिसमें जो भी गलती थी जो आपकी राइवल्स की थी, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते। पहली बार अपने बेटे के मुँह से इतना बात सुनकर जिनको क्या बोले उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तभी ना वो खड़े होते हैं और बोलते हैं, क्विंसो क्विंसो ठीक हो जाती है। तभी ना एक नर्स दौड़ कर आती है, बोलती है, हमें आज अभी भी थोड़ा ब्लड की ज़रूरत है, अभी भी हमें 20 क्या नहीं बोलते 10 mm चाहिए, ऐसा बोलते। तो मिंगिया बोलता है, ठीक है मेरा ब्लड भी सेम है, मैं दे देता हूँ, ऐसा बोलकर ना वो चले जाता है। तो मियाँ सोचती है, मिंगिया का भी सेम ब्लड है पर मेरा क्यों नहीं है, मुझे मेरा ब्लड मेरी मदर के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। हाँ मिंगिया मेरी फादर का है बेटा है, फिर भी उसकी मदर अलग है, फिर भी मेरा फादर का ब्लड उसके साथ मैच हो रहा है, पर मेरा क्यों नहीं, यही सोचे जा रही थी। फिर भी उसे नज़रअंदाज करते हुए खड़ी होती है। दूसरी ओर लैंजान की बुरी हालत थी, अपने हस्बैंड को अपने सामने ऐसा बेजान भरा हुआ देखकर वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए ना पूरे बाहर आकर अपने गुस्से को निकाल रहा होता है। तो डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सर पर चोट लगा है, इसलिए थोड़ा उन्हें रेस्ट करेंगे तो सही सही हो जाएगा, और कोई बात नहीं है, बहुत सीरियस इंजरी नहीं है, बस थोड़ा दिन उन्हें रेस्ट करना पड़ेगा। कोई प्रेशर ऐसा कुछ भी मत दीजिएगा उन्हें, बस उन्हें थोड़ी दिन के लिए ऐसा ही रेस्ट करने दीजिएगा, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। और सब लोग एकदम सबको पता चलता है कि हाँ आप दोनों खतरे से बाहर हैं, ठीक हैं, उन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा, ये सब बताया जाता है। तो सब लोग ना एकदम बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पर ना भूषण शरण और उनका हस्बैंड मिस्टर शरण गुस्से में बोलते हैं कि हमें बताएगा कि आखिरकार क्या हुआ है वहाँ पर, ऐसा बताया जाता है। तभी ना वहाँ पर सोंगलन आता है, और सोंगलन ना एकदम एक चिपको देता है, और ना सचिन बोलता है कि हमें और भी कुछ जानना है, क्या कौन है तुम सोंगलन, तुम कौन हो और तुम्हारे पास एक गन कैसा है, हमें बताएगी, हमें यहाँ पर बताएगा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वहाँ पर मिस्टर वे आते हैं और बोलते हैं, ठीक है फाइनली आज ये बात भी सबके सामने खुलना ही है, तो अभी खुलेगा, ऐसा बोलते हैं। पर सिर्फ लहजा सोंगलन की ओर ही देख रहा था। तो ना एक चिप को देते हैं, और सोंगलन ना कुछ मिस्टर वे के कान में बोलता है। तो मिस्टर वे भी सर को हिलाते हैं। तो मिस्टर वे बोलना शुरू कर देते हैं, मदर वो 4 लड़के हैं ना, वो हमेशा से क्विंसो के पीछे पड़े हुए थे, और इसमें से 2 इंसान पॉलिटिशियन के बेटे थे। उन्हें हर किसी चीज़ को पाने का एक अलग ही जुनून था। वो हमेशा से भी क्विंसो को परेशान करते रहते थे, और क्विंसो ने उन्हें बहुत बार रिजेक्ट भी कर चुका था, पर उन लोगों को ये मंजूरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यानी कि क्विंसो की ज़िंदगी बर्बाद करने की ठान ली थी। इसलिए कल उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, पर ऐन वक्त में विंग जाकर सब कुछ रोक लिया, ऐसा बताते हैं। तो मिस्टर जिन अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। तो ना उसे तुरंत तभी ना क्या बोलते हैं, लैंस सचिन को कुछ याद आता है। तो बोलते हैं कि वहाँ पर ये कैमरा भी था। तो तुरंत क्या करते हैं, बाजू में कुछ क्या बोलते हैं कि एक लैपटॉप वगैरह कुछ लेकर ना वो प्ले करके देखते हैं कि आखिर इनमें क्या है। तब देखते हैं कि कैसे उस चारों इंसान ने प्रिंस को
उसके बालों से पकड़ कर लेकर आया, उसे चाटे पर चाटा मारा, जैसे उसे कैसे बोल रहे थे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी फादर को रेपुटेशन को भी बर्बाद कर देंगे, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी बातें हो रहा था ना वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड था। और देखते हैं कि जैसे उन लोगों ने ज़बरदस्ती क्विंसी को उस बेड पे धक्का दिया, जैसे उसके ऊपर आने वाले होते हैं तब उस गेट का दरवाज़ा खुला और अंदर विंग कैसे एंटर हुआ और उनके साथ जो भी फाइट सीन हुआ वो सब कुछ, जैसे वो लोग चुपके से विंग के सर पर वार किया और विंग के जो चाकू लगने वाली थी और कुंसू ने जैसे तैसे कर कर वो उस चाकू को अपने ऊपर ले लिया। सब कुछ एकदम था। इसे देखने के बाद तो सब लोग का ना खून ही खौल जाता है। अब उन्हें इस चारों इंसान को छोड़ना नहीं था। तो सॉन्गलन बोलता है, बॉस हमने उन चारों को हमारे हमारे हड्डे पर ले रखा है, हम उन्हें जो भी अब पनिशमेंट चाहो वो दे सकते हैं, ऐसा बताते हैं। तो सब लोग ना सर को हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं मिस्टर वे, इस क्लिप को तुरंत क्लियर कर दो, इसकी एक भी कॉपी बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ पर जो भी हुआ हमारी सिवा किसी और को पता ही नहीं चलना चाहिए, ऐसा बताते हैं। तभी ना रानवंग जी बोलता है, और एक बात, सॉन्गलन के हाथ में ये गन क्यों है और इसके बारे में आप कुछ बताएंगे फादर, ऐसा बताते हैं। तो सब लोग ना सिर्फ वी की ओर देखते हैं। तो मिस्टर वी बोलते हैं, ठीक है, जब एक बार बच्चों ने बुली करके पिंक को उस डॉगी से बुली करने की कोशिश किया, तुम्हें याद है लांसन, लगभग तुम दोनों मरने की कगार पे थे। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को लेकर मैं कोई गलतियाँ नहीं करूँगा। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उसके लिए एक सीक्रेट एजेंट हायर करूँगा। सॉन्गलन, तुम्हें पता है कि एक ऑर्फन है, पर ये ऑर्फन में कुछ बच्चे को स्पेशल कैटेगरी में जो होते हैं ना, जो बच्चों को उन्होंने वो लोग लेते हैं और उन्हें एक आर्मी जैसा, एक बोलते हैं ना, एक बॉडीगार्ड जैसा उन्हें बनाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सब कुछ सिखाया जाता है। जब मुझे इस सब के बारे में पता चला तो मैं वहाँ पर गया, क्योंकि तब बीइंग बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा था, उसे गार्ड करने के लिए मैं एक बड़ा इंसान को तो हायर नहीं कर सकता, मुझे उसके 24 घंटे उसके साथ कोई चाहिए था। इसलिए मैंने उस सेंटर के बारे में मुझे तब पता चला तो मैं देखा, मुझे सॉन्गलन बहुत ज़्यादा पसंद आया। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो इंटेलिजेंट था वो बच्चा, इसलिए मैंने सॉन्गलन को हायर किया। सॉन्गलन हमेशा से बीइंग को नज़दीक रहता था, उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए मैं चैन से अपने काम कर पाया। तभी चेंग बोलता है, तो तभी आपको उस जब विंग का किडनैप हुआ था, सब कुछ एकदम आपने सब कुछ पता कर कर उन सबको पनिशमेंट दिलवाया था, है ना, ऐसा ना चेंग बोलता है। तो मिस्टर बीम ना अपने सर को हाँ मिलाते हैं, और हाँ, एक बात और, सांगला सिर्फ विंग का मैनेजर नहीं, उसका हेड बॉडीगार्ड है। और मैं किसी को या आप लोगों को भी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप विंग को ध्यान रखें, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी है। मैं आपको ऐसा परेशान नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने सीक्रेटली ये एजेंट हायर कर दिया है। तो अब आप सब कुछ जान लिया होगा, तो अब क्या हो रहा है आपको पता तो चल गया है ना। तो वो तुरंत लैंजन के तरफ पलटते हैं और बोलते हैं, लैंजन अब तुम ध्यान से सुनना, अब लैंजन अपने ध्यान में रखना कि अब विंग के आसपास सॉन्गलन हमेशा रहेगा। और इसका जवाब तुम्हें मिल गया है ना कि आखिरकार क्यों सॉन्गलन विंग की इतनी करीब क्यों है। तो सैंगलन भी अपने सर को हिला लेता है। तो तुरंत जिन जिशन बोलता है, ठीक है, अब उन चारों को हम छोड़ेंगे नहीं, वो मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि विंग वहाँ पर आया, नहीं तो क्या होता मेरे बहन के साथ, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि चलो अभी अभी के अभी जाना होगा। तभी ना मिस्टर बे के हाथ को काफ़ी सरन पकड़ लेती है, बोलती क्यों 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 तुमने मुझे इसके बारे में बताया नहीं, बे तुम मुझे बताते, ऐसा बोलते। तो मिस्टर बे थोड़ी देर ना कांसी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं पता तो क्या होता कांसी, क्या तुम समझती मेरी बात को, तुम नहीं समझती, ऐसा बोलते हैं।
तो कांगसे बोलते, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं समझती? तो मिस्टर वे बोलते, आप ये फालतू का बात करने की वक्त नहीं है, हमें अब उन उन चारों को निपटना है। चलो, ऐसा बोलकर ना सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि वो चारों इंसान एकदम चेयर से बंधा हुआ था। सिर्फ ना वहाँ पर मियाँ मियाँ जो लड़कियाँ थी, यानी कि वेनिंग वेनचेंग, जियांग याली, आचेंग और लैन ली, उन सबको छोड़कर बाकी सारे बड़े लोग, जो लड़के लोग सब लोग थे ना, वो सब लोग वहाँ पर थे। उन सबको ना चेयर पर बंधा हुआ था। तो जिन जिश्वरन मिस्टर जिन जाते बारी बारी में ना उन चारों को चाटे पे चाटे मारते जाते। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा करो, ऐसा बोलकर ना छाटे पर छाटे मारते हैं। पर लहजान एकदम खामोश था। उसे याद आता है कि उस वीडियो में उसने देखा था ना किस तरीके से एक लड़के ने उसे उसे मारा था, उसे उस वास्ते उसके सर पर हिट किया और उसे चाकू मारने भी चले थे। और धीरे धीरे लैंसन जाता है। वो तुरंत सॉन्गलन की पैकेट से वो गन को निकालता है और वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो ना आव देखता है ना ताव देता है। वो सीधा उन चारों पर गोलियों का बारिश कर देता है। इसे देखकर ना सब लोग एकदम डर ही जाते हैं। और जब वो सब लोग तुरंत पलट कर लैंसन की ओर देखते हैं कि लैंसन का फेस एकदम डार्क था। पहली बार अपनी बेटी को इतना डार्क ऑरा के साथ और इतना इतना सीरियसली खून करते हुए देखा ना, एकदम लैनी ना हक्का बक्का हो गई थी। उसका ऐसा लगा कि उसका सीना, उसका दिल ही उसके सीने से बाहर आ जाएगा, ऐसा हालत हो चुका था। पर मास्टर वे तो सबसे पहले ही लैंसन की सब कुछ हरकत के बारे में तो पहले से जानते थे, तो इसलिए वो तो खामोश थे। और लैनकरन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था अपनी बेटी की ये बर्ताव देखकर। तो संगलन तो लांजन जाता है उन चारों के पास। तुम चारों को मेरे विंग के करीब आना नहीं चाहिए था, तो इसलिए तुम अब ऊपर जा रहे हो। और किसी को भी यहाँ पर इजाज़त नहीं है कि जो मेरी बनी के आसपास आ पाए, ऐसा डार्क नहीं बोलता है। और उस गन को संगलन की तरफ फेंक लेता है और श्रेयांग को बोलता है, श्रेयांग, इन सबको ऐसा गायब करो कि ये लोग इस दुनिया में कभी भी एग्जिस्ट करते हैं, इसका भी पता किसी को नहीं, पता नहीं चलना चाहिए। इनके फादर पॉलिटिशियन हो तो क्या हुआ, और उन्होंने मेरी बनी को छूने की ज़रूरत की है, तो उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए, है ना, ऐसा बोलता है। तो उसके बाद ना सब लोग अपने आप को संभालते हुए गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल को आ जाते। पर सबके मन में जो लहजान की ये हरकत थी, ये सपना घर घर गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि आज लहजान कुछ अलग है। क्योंकि आज उन्हें समझ में आ रहा है कि मिस्टर वे क्यों हमेशा वांगची को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं। आज उन्हें उसका वजह भी पता चल चुका है कि आखिरकार क्यों मिस्टर वे परेशान है वांगजी की ये हरकत देखकर। अब उन्हें भी वांगजी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, और भी इनके लिए भी उन्हें डर लग रहा है कहीं ना कहीं इसका ओवर पोसेसिव वजह की वजह से कहीं ना कहीं वो बीन को भी हर्ट ना कर बैठे। अब ये बात कहीं ना कहीं लैनी भी समझ चुकी है, और कांसे भी। और मुझे अब ये समझ में आ गया कि क्यों उसका हस्बैंड उससे सब कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो कभी भी अब विंग के लिए वो भी बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो चुकी है। इसकी वजह से वो अब विंग को एकदम खुलकर जीना नहीं देती है। जब से उसे पता चला है कि विंग एक स्पेशल चाइल्ड है, तब से वो विंग को लेकर थोड़ा परेशान रहती है। वो हमेशा से उसे बांध कर रखना चाहती है, और ये बिल्कुल मिस्टर वी को पसंद नहीं है। पर थोड़ी देर में ना सब लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, सब लोग ना नॉर्मल हो जाते हैं। पहला ना हमारा विंग का आँख खुलता है, बस उसे अपने सर पर ही चोट लगा था ना, उसके पैर में थोड़ा चोट लगा था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो ना उठ जाता है, और वो जल्द से अपने वार्ड से बाहर आता है और इधर उधर देखता है। वो बोलता है, कुंसु ठीक है ना, कुंसु ठीक है ना, ऐसा घड़बड़ाते हुए बोलता है। तभी ना वहाँ पर तुरंत वांगी उसके करीब जाता है, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, वो अभी
वार्ड में है उसे अभी होश नहीं आया है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलता है। तो ना तुरंत भी ना वांग जी को गले लगा लेते हैं। पता है गा, मैं डर गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और क्विंसी को कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी माफ़ नहीं करूंगा अपने आप को। मुझे उससे प्रोटेक्ट करना था और मैं अपनी इसमें फेल हो चुका, ऐसा बोलकर ना वो रोता है। तभी ना मिस्टर जिन आते हैं। नहीं बेटा, तुमने उसे प्रोटेक्ट किया है, अगर तुम वो वहाँ पर नहीं गए होते हैं ना, और उसका ज़िंदगी आज बर्बाद होता था। उसके बाद तो वो उसके बाद तो वो वैसे भी ज़िंदा नहीं रहती, वो अपने आप को ख़त्म कर लेती। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बेटी कैसी है, वो ज़रूर उसके बाद जी नहीं पाती। तुमने उसे प्रोटेक्ट किया है। रही बात ये चाकू अपने ऊपर लेने की, तुम्हें पता है अगर वो लोग तुम्हें चाकू मार देते हैं उसके बाद भी उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो तुमसे ज़्यादा तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना वो अपने लिए बेहतर समझे, इसलिए वो चाकू खा लिया। इससे हमें भी कोई परेशानी नहीं बेटा, अब तुम दोनों फाइनली ठीक हो, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, आजा। और बोलते हैं, और मिस्टर जिन ना उसे बिठा लेते हैं और उसके घुटने पर जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम बताओ कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, फादर जिन आपको पता है जब हम वहाँ पर थे तो मुझे मेंगे उगा का कॉल आया था, वो मुझसे कुछ बात करने के लिए बुलाया था, तो मैं बाहर गया, तो मैंने उनसे बात किया। जैसे ही वो मैं पीछे पलट कर आ रहा था, मैंने देखा, जो आपको याद है, जो मैं जब हम दोनों हनीमून से वापस आए थे, मैं उसे एक ब्रेसलेट दिया था ना कल, जो ब्रेसलेट वो आज भी पहनी हुई थी उसके हाथ पर, उसके जो स्टोन्स थे वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर गई, मैंने उठा लिया था, पर मैंने देखा कि वो स्टोन ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ है। मैं उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो क्विंस का है। आखिरकार मैंने ही क्विंस को वो गिफ्ट दिया था ना, तो मैं लेते गया, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि कुछ गलत है, इसलिए मैं उसे लेते हुए मैं फाइनली गया उस कमरे में। जब मैंने देखा वो इंसान ऐसा बोलने वाला था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं उसकी मारपीट करने लग गया। उसके बाद जो भी हुआ आपको पता है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर जिन्ना उसे टाइटली गले लगाते हैं और बोलते हैं, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया, अगर तुम उस वक्त नहीं आते तो कुछ नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। तो वेइंग बोलता है, कुछ नहीं होगा अंकल, मुझे पता है अगर मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं 10 या 15 मिनट बाद मैं वहाँ पर नहीं वापस पहुँचता हूँ तो सॉन्गलन कैसे भी कर कर मुझे ढूंढ लेगा। मुझे पता था कि सॉन्गलन किसी ना किसी वजह से हमें और क्विंस को यहाँ से बाहर निकाल लेगा। तो तुरंत ना लैंडन उसे खींचता है और बोलता है, तो इसका मतलब तुम्हें पता था विंग कि सॉन्गलन तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है। और विंग ना कैजुअली बोलता है कि हाँ गा, वो मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड था, मैं कैसे, मुझे नहीं पता होता। जब फादर मुझे यहाँ से बाहर भेजा था तभी मुझे सॉन्गलन के बारे में सब कुछ पता था, ऐसा पता था। पर इसे सुनने के बाद तो वांगी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता। उसके मन में ये चल रहा था कि उसका भी उसके ये बात छुपाया है, वो तो पता कर उसे वो पहले ही इसे बताता ना पिंक वांग जी को, पर क्यों नहीं वो बताया वांग जी को सॉन्गलन के बारे में। क्या वो अपने हस्बैंड से ट्रस्ट नहीं करता? ये बड़ी बात है ना, उसका एक पर्सनल बॉडीगार्ड है और उसके बारे में उसके हस्बैंड को ही पता नहीं, ये कैसा, ऐसा बताते। तो विंग ये कहीं ना कहीं वांग जी की मन की बात जान लेता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी उन्हें एक आवाज़ आती है, पेशेंट उठ गई हैं, ऐसा बताया जाता है। तो सब लोग ना वहाँ पर जाते हैं दौड़ते हुए, और अभी वांग जी भी अपने आप को संभालता है, वो इसके बारे में अपने हस्बैंड से बाद में बात करेगा, ये सब सोच कर वो भी अंदर चला जाता है। पर अंदर जाकर देखते हैं क्विंसी ना बहुत घबरा रही होती है, वो बोल रही थी मेरे करीब मत आओ, वो एकदम एकदम एक डिप्रेशन में चली गई होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर ना, सब लोग परेशान हो जाते हैं, सारे जो भी डॉक्टर्स थे वहाँ पर सब लोग ना परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तभी वहाँ पर मेंगिया आता है और बोलता है, जो
हालत से वो गई गुजरी है, इसलिए एक ट्रॉमा जैसा हो चुका है उसके मन में। वो एक घबरा रही है, उसे उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, तभी वो खुलकर जी पाएगी, नहीं तो वो ऐसे ही घुट घुट कर रह जाएगी। अंकल, सब लोग इसे अब थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और इसको अब अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अब इस जो उसके साथ हुआ है इसके बारे में अब कुछ जिक्र ही नहीं करना पड़ेगा इसके सामने। हाँ, हालांकि इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, फिर भी उस ट्रॉमा ने उसके दिल में बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, उसका असर किया है, इसलिए हमें इसे बहुत ध्यान से रखना होगा, ऐसा बताते हैं। तो मिस्टर जिन भी हमें सरेलाते हैं, तो वो तुरंत अपनी बेटी के पास जाते हैं, पर उसकी बेटी उसके हाथ को झटक देती है। वो अपने करीब किसी को भी नहीं आने देती, वो सबको ना दूर दूर करती है, उसे किसी को भी अपने करीब आने के नहीं देती। सब लोग ना इससे परेशान हो जाते हैं और इसका ये हालत विंग से देखा नहीं जाता, क्योंकि वो विंग की एक अच्छी दोस्त थी ना, तो वो कैसे अपने दोस्त को इस हालत में देख सकता। वो तुरंत क्विंस के पास जाता है और क्विंस को गले लगा लेता है। जब क्विंस वो स्मेल को महसूस करती है ना, वो समझ जाती है कि वो कौन है, वो तुरंत काम हो जाती है और बोलती है विंग, 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 ऐसा कर कर ना वो एकदम सो जाती है। और इसे देखने के बाद तो हमारा वांगजी और ज़्यादा परेशान हो जाता है और सब लोग ना एकदम साइलेंट हो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते हैं। तभी मिंगिया बोलता है, वो उस हालत में नहीं है कि वो कुछ समझ पाए, फिर भी वो विंग को अपना करीब इसलिए आने दे रही है कि उस जिस क्रिटिकल मोमेंट से वो गई गुजरी थी, उस वक्त में सिर्फ विंग उसके करीब था, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था। इसीलिए उसका दिमाग और उसका दिल अभी विंग को ही उसका पास चाहता है। उसे लगता है कि विंग के साथ वो रहेगी तो वो सेफ रहेगी एकदम, उसका मन में ये ख्याल है, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। अब विंग विंग ही है जो उसे नॉर्मल कर सकता है, ऐसा बताते हैं। पर सब लोग ना सिर्फ लैंदन की ओर देख रहे थे। अब क्या लैंदन अपने हस्बैंड के पास क्विंसी को रहने देगा? और सांगलान का सच जानने के बाद उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उससे बातें छुपाया है, उसे उसके हस्बैंड की सारी बात पता रहना चाहिए। दूसरा, अब क्विंसी की इतना नज़दीकी अपने हस्बैंड के साथ, क्या वो उन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी आ पाएगी? इसके अगले पार्ट में देखेंगे गाइस।